शुरू कर रहे हैं यूनिट नंबर 2। यूनिट का नाम है इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा। ठीक, तो इसमें हम विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे, ओम का नियम के बारे में पढ़ेंगे, विद्युत चालन के बारे में पढ़ेंगे, किरचॉफ के नियम के बारे में पढ़ेंगे, विद्युत परिपथ के बारे में पढ़ेंगे, ये सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे, प्रतिरोध के बारे में, विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में, ये सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें हेडिंग बनाओ, सबसे पहले हेडिंग बनाओ विद्युत धारा की परिभाषा। विद्युत धारा क्या होती है? हेडिंग बनाओ विद्युत धारा। विद्युत धारा हेडिंग बनाओ, विद्युत धारा इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है विद्युत धारा? फिजिक्स में विद्युत धारा को हम कैसे समझते हैं? क्यों फिजिक्स में विद्युत धारा को हम कैसे समझते हैं? देखो, जैसे मान लिया कोई चालक तार है, चालक तार है और इस चालक तार में बहुत सारे मुक्त आवेश हैं। अच्छा, चालक तार में मुक्त आवेश किस रूप में होते हैं? इस चालक में मुक्त आवेश किस रूप में होते हैं? मुक्त माने फ्री, किस रूप में होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन के रूप में। ये पता है ना सबको, चालकों में क्या पाए जाते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं इस तरीके से। और सबको ये भी पता होना चाहिए कि फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते हैं, ये भी पता होना चाहिए। ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं चालकों में, असल में जो जितने भी ज्यादातर धातुएं होती है ना, वही चालक भी होती है, विद्युत के सुचालक भी होती है। ज्यादातर 99% जो धातुएं हैं वो सब विद्युत के सुचालक है। और धातुओं में एक विशेष गुण पाया जाता है, जानते हो, केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। धातुएं बहुत आसानी से धनायन बना लेती हैं, बहुत ही आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, उनमें धनायन बनाने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है पता? ऐसा इसलिए होता है कि जितनी भी धातुएं होती हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, है ना, ये सब धातुएं ही तो है। इनमें जो परमाणु होता है, एटम, उसमें जो नाभिक के चारों तरफ कक्षाएं होती हैं, उन कक्षाओं में जो आखिरी वाली कक्षा होती है, उस आखिरी कक्षा में पाए जाने वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन को कहते हैं? आखिरी कक्षा वाले, क्योंकि आखिरी कक्षा ही दूसरे परमाणु से जुड़ने में, बॉन्ड बनाने में ही भाग लेती है। आखिरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं दूसरे परमाणु से जुड़ने में, बॉन्ड बनाने में, इसलिए आखिरी कक्षा को कहते हैं संयोजी कक्षा और इन इलेक्ट्रॉनों को कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी कक्षा के जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, धातुओं में बता रहे हैं, इनके ऊपर इस नाभिक का आकर्षण बल बहुत कम लगता है, बहुत ज्यादा कम लगता है। और जब एक आकर्षण बल बहुत ज्यादा कम लगेगा ना, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर उधर यहाँ पे कक्षा को छोड़ देता है। कभी कभी बाहर से थोड़ी सी एनर्जी मिलती है इसको, थोड़ी सी भी हीट मिलती है, तो ये अपनी कक्षा को छोड़ देता है। समझ रहे हो कि नहीं? नाभिक का आकर्षण बल इसके ऊपर कम होता है। आगे की जो सीटें होती है उससे बच्चे बहुत ध्यान से सुन रहे होते हैं टीचर की बात, नहीं भी सुन रहे होते तो शांत बैठे होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि क्लास से बाहर चले जाए, उसकी हिम्मत थोड़ी होती है क्लास से बाहर जाने। लेकिन सबसे पीछे वाली जो बेंच होती है उस पे जो बच्चे बैठे होते हैं, वो कभी कभी दिखते भी नहीं है टीचर को। टीचर अगर बड़ी क्लास है, अगर क्लास में सब कम से कम 60-70-80 बच्चे बैठे हैं, अगर सबसे पीछे वाली सीट पे बैठे बच्चे जो होते हैं वो अपने मन के मालिक होते हैं। क्लास में भले ही कोई भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा हो, वो तो बिल्कुल हम लोग अपने आप को फ्री समझते हैं, समझते कि नहीं? और अगर क्लास में कभी कभी 2 दरवाजे होते हैं ना, तो टीचर अगर कुछ पढ़ा भी रहा है, कुछ बता भी रहा है, तो पीछे वाले बच्चे कभी कभी क्या होता है, इमरजेंसी में वो सोचते हैं टीचर से पूछेंगे तो मना करेगा, पीछे वाले गेट से सबसे बाहर चले जाते हैं। मतलब उनके पर टीचर का प्रभाव बिल्कुल होता ही नहीं, ना के बराबर होता है कि नहीं होता है? वो आराम से बाहर जाके पानी पी के चुपके से आके फिर बैठ गया, टीचर को पता ही नहीं चला। समझ गए? पीछे से निकल गए आराम से, अब पीछे पार्टी चल रही है, टीचर को पता ही नहीं, पीछे वाली सीट पर पार्टी चल रही है, लंच चल रहा है, बातें हो रही है, गुपचुप हो रहा है, गपशप हो रहा है, मोबाइल लाए हो तो मोबाइल में चैटिंग हो रही है, बात हो रही है, और बाहर सामने टीचर पढ़ा रहा है, उसको पता ही नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है, दूरी ज्यादा है। दूरी ज्यादा है तो टीचर तक आवाजें नहीं जा रही है, बीच में और भी हमारे बच्चे आ रहे हैं, तो टीचर का प्रभाव आखिरी वाली सीट पे बहुत कम पड़ रहा है, जिसका फायदा वो बच्चे उठा रहे हैं। यही हाल यहाँ पे आखिरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन के पास भी है।
आखिरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन वो नाभिक से ज्यादा दूर होने की वजह से धातुओं में इसके ऊपर नाभिक का असर यानी कि आकर्षण बल कम से कम लग रहा है, ना के बराबर लग रहा है, बहुत कम लग रहा है, जिसका फायदा ये इलेक्ट्रॉन ये उठाता है कि ये अपने कक्षा को छोड़ भागता है, ये कक्षा को छोड़ देता है, और जब कक्षा को छोड़ेगा तब तो ये आवारा बन जाएगा। आवारा इसी को तो कहते हैं। आवारा मतलब क्या होता है? जो मतलब जिसका कोई ठिकाना ना हो, है कि नहीं? तो इसीलिए इस इलेक्ट्रॉनों को आवारा इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। किताबों में लिखा होता है आवारा इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, चालन इलेक्ट्रॉन, इसके कई सारे नाम पड़ जाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, चालन इलेक्ट्रॉन, आवारा इलेक्ट्रॉन, ये सब किसके नाम है? ये इसी इलेक्ट्रॉन के नाम है। क्यों? क्योंकि अब अपनी कक्षा में नहीं रह रहा है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल स्वतंत्र हो गया, ऐसा नहीं है बिल्कुल। जैसे तुम्हारे घर, तुम अपने घर में रहते हो, भले ही तुम पूरा दिन घूमते टहलते हो रोटा में, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा कि घर से बेदखल हो गए हैं, अगर वापस घर नहीं आओगे, शाम को तो आओगे ही ना। क्यों? तो ऐसे ही ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये भले ही यहाँ से फ्री हो गया है, लेकिन आसपास के जो धनायन होते हैं, परमाणु होते हैं, उसका थोड़ा बहुत आकर्षण इसके पास, इसके ऊपर रहता है, थोड़ा बहुत रहता है आकर्षण, नहीं निकलने लगे बाहर, आसानी से बाहर निकल आ जाएंगे। लेकिन क्या देखा किसी धातु से या किसी चालक इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, गिर रहे हो नीचे? ऐसा हुआ कभी नहीं। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर अभी भी आकर्षण बल है, लेकिन कम है आकर्षण बल। आई बात समझ में? तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन्हीं को हम मुक्त आयन भी कह सकते हैं। किसी चालक में ये मुक्त आयन भी है या फ्री इलेक्ट्रॉन भी है कि नहीं है? तो होता ये है कि जब किसी चालक तार में, किसी चालक के तार में इनके सिरों पर क्या लगाया जाता है? विभवांतर लगा दिया जाता है। जैसे इनके सिरों पर हमने बैटरी लगा दी, ऐसे बैटरी लगा दी, ऐसे बैटरी लगा दी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है। बोलो, अब जैसे इनके सिरों पर बैटरी लगा दी, वैसे इनके सिरों पर भी तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आ गया कि नहीं आ गया? बताओ। आज जब इनके सिरों पर पॉजिटिव नेगेटिव आ गया तो जाहिर इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। जैसे तुम दो समांतर प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर लेते हो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज करके, है ना? उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र नहीं आ जाता है? तो ऐसे ही इन चालक तार के अंदर वैद्युत क्षेत्र आ जाएगा कि नहीं? बताओ। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा तो होगी ये तो पॉजिटिव चार्ज इधर तो जाएगा, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। और जैसे ही वैद्युत क्षेत्र इसके अंदर उत्पन्न होगा, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। तो जब फोर्स लगना शुरू हो जाएगा तो ये इधर की तरफ बहना शुरू कर देंगे। बोलो, इधर की तरफ बहना शुरू कर देंगे। वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा होती है, तो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बहना शुरू कर देंगे। और जब ये बहना शुरू कर देंगे किसी चालक तार में, तो इसमें इस डायरेक्शन में एक करंट बहना शुरू हो जाएगा, कन्वेंशनल करंट इधर की तरफ बहना शुरू हो जाएगा। आई बात समझ में? उसी को हम करंट कहते हैं, उसी को विद्युत धारा कहते हैं। वही हमारे खंभे से हमारे घर तक आती है, ये करंट, इसको आई से प्रदर्शित करते हैं। समझ रहे हो? जितने इलेक्ट्रॉन इधर की दिशा में बहेंगे, उतनी ज्यादा करंट यानी कि धारा इस दिशा में बहेगी, उल्टी दिशा में। समझ में आई बात? यही करंट है। और जब ये रुक जाएंगे, करंट रुक जाएगा। करंट क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो है। एक तार के अंदर जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तभी तो करंट बहता है। जब हम स्विच बंद कर देते हैं, है ना, तो ये इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह रुक जाता है, तो लाइट बंद हो जाती है। बोलो, पंखा बंद हो जाता है। जैसे स्विच ऑन करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह शुरू होता है। प्रवाह कब शुरू होता है? जब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। वैद्युत क्षेत्र कब उत्पन्न होता है? जब इनके सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होता है। आई बात समझ लो। और अगर इन दोनों के सिरों पर विभवांतर, विभव का अंतर 0 हो जाए, या यहाँ पर विभव यहाँ पर विभव सेम हो जाए, तब तो वैद्युत क्षेत्र खत्म हो जाएगा, इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र बनेगा ही नहीं। तो इलेक्ट्रॉनों पे फोर्स बराबर भी लगेगा, हो सकता है बराबर फोर्स लगे, और बराबर फोर्स लगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं इधर जाएंगे नहीं इधर, बोलो, या नहीं भी फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रॉनों को गति होगी नहीं, तब धारा बहेगी। तो विभवांतर होना जरूरी कि नहीं? अगर विभवांतर नहीं होगा तो धारा नहीं बहेगी। आई बात समझ में? लेकिन हम यहाँ पे परिभाषा को कैसे, विद्युत धारा की परिभाषा को कैसे बताना लिखेंगे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम एक समय ले लेंगे, एक यूनिट टाइम ले लेंगे। यूनिट टाइम मतलब 1 सेकेंड कह लो, या 1 मिनट कह लो, या 1 घंटा कह लो, या इकाई शब्द का इस्तेमाल कर लो, या एकांक शब्द का इस्तेमाल कर लो। समय में ये एकांक यूनिट नाम दे दो, और फिर उसमें देखो कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है। हम इसको आवेश कह सकते हैं कि नहीं? बताओ, कह सकते हैं नहीं कह सकते? आवेश कह सकते हैं। बोलो। तो हम देखेंगे
कि एक सेकंड में या एक मिनट में या एक घंटे में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है। जितना आवेश प्रवाहित हो रहा है वही उसमें बहने वाली धारा है, वही उसमें बहने वाली धारा है। तो परिभाषा कैसे हो गई? एकांक समय में या एक सेकंड में किसी चालक तार में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा। ये परिभाषा कक्षा 10 में भी पढ़े होंगे, पढ़े हो? ऐसा कह सकते हो, या ऐसे परिभाषा कह सकते हो कि आवेश प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। भाषा बताओ। एकांक वाली अच्छी लग रही ना है? तो चलो लिखो, देखो एकांक, एकांक समय में, अब हम यहाँ एकांक समय लिखे थे तो समझ जाना क्या है मतलब। एकांक समय में किसी चालक में, एकांक समय में किसी चालक में, एकांक समय में किसी चालक में, एकांक समय में किसी चालक में आवेश चालक में होने वाले, प्रवाहित होने वाले, प्रवाहित प्रवाहित होने वाले, एकांक समय में किसी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश, आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक, विद्युत धारा कहते हैं। और इसे आई से, चाहे कैपिटल चाहे स्मॉल, आई कैपिटल या स्मॉल से प्रदर्शित करते हैं, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, और फिर नई लाइन लिखो, यह एक अदिश राशि, यह एक अदिश राशि, यह एक अदिश राशि। इसमें एक बात और लिख लो, क्योंकि वैसे तो अदिश और अदिश मैंने कक्षा 11 में पढ़ाया है, 9 में पढ़े हो गए, पढ़े हो नहीं पढ़े हो? तो सदिश और अदिश में क्या अंतर होता है? सदिश राशियां और अदिश राशियां क्या होती है बताओ जल्दी। सदिश राशियां अदिश राशियां क्या होती है? वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा की भी जरूरत होती है, मान के साथ साथ, मान के साथ साथ दिशा की भी जरूरत होती है, उनको क्या कहते हैं? सदिश राशियां या वेक्टर क्वांटिटीज, है ना। और वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए सिर्फ मान की जरूरत होती है, दिशा की नहीं, उनको अदिश राशियां या स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे द्रव्यमान, द्रव्यमान एक अदिश राशि है। चाल, दूरी, द्रव्यमान, है ना, ये सब कौन सी राशियां हैं? अदिश राशियां है। ठीक, कार्य अदिश राशि है, विद्युत धारा भी अदिश राशि है, समझ रहे हो। लेकिन और सदिश राशियों के क्या उदाहरण, जैसे बल है, संवेग है, वेग है, विस्थापन है, ये सब सदिश राशियां है, क्योंकि इनको व्यक्त करने के लिए दिशा की जरूरत होती है। अच्छा, 11 में पूरा चैप्टर है इसका। लेकिन लेकिन एक बात ध्यान से सुनो, विद्युत धारा जो है ना, ये एक अदिश राशि, लेकिन इसके पास दिशा भी है। विद्युत धारा के पास दिशा है, डायरेक्शन है, समझ गए। डायरेक्शन है, मैंने बताया ना कि इस दिशा में धारा बह रही, इस दिशा में धारा बह रही, तो डायरेक्शन है, तभी तो दिशा की बात कर रहा है। इधर अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो धारा इधर बह रही है कि नहीं। इसके पास अपना एक डायरेक्शन है कि नहीं है, और मान तो होता ही है। तो ऐसा क्या हो गया इसके साथ कि इसके पास दोनों चीजें होने के बावजूद भी इसको सदिश नहीं कहा जा रहा है? अदिश क्यों कहा जा रहा है? कुछ तो रीजन होगा ना, क्यों? क्यों समझना, इसके पास डायरेक्शन है कि नहीं है, मान भी है, तो ये तो पूरी पूरी तरीके से सदिश राशि होना चाहिए। फिर क्यों सदिश राशि नहीं? हमने तो अभी तक यही पढ़ते हुए आए हैं कक्षा 9 से, कि जिनके पास मान हो, दिशा हो, वही सदिश राशियां हैं। तो फिर ये सदिश राशि क्यों नहीं? किसी को पास जवाब है इसका? इसका जवाब कक्षा 11 में ही मिल जाता है, सदिश वाले चैप्टर में। विद्युत धारा सदिश राशि इसलिए नहीं है क्योंकि ये सदिश के जो नियम होते हैं, जोड़ घटाना गुणा वाले, उसका पालन नहीं करता है।
तो रियलिटी में सदिश राशियां वे भी राशियां हैं जो सदिश के नियमों का पालन करे, वही सदिश राशियां हैं। पालन ही न करती हो तो दिशा लेके क्या करेगा वो? कोई बच्चा अगर है और उसके पास ढेर सारी किताबें हैं, खूब ढेर सारी किताबें हैं, खूब अच्छा सा बैग है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन स्कूल में आके उसका मन ही नहीं लगता है, वो स्कूल के किसी रूल को फॉलो ही नहीं करता है, वो ड्रेस नहीं पहन के आता है, वो अपने अच्छे दूसरे पार्टी वाले कपड़े पहन के आता है, रूल्स का फॉलो ही नहीं करता है, असेंबली में खड़ा ही नहीं होता है, प्रेयर ही नहीं करता है, क्लास में नहीं बैठता, टीचर से गुड मॉर्निंग नहीं बोलता है, टीचर की कोई बात समझता ही नहीं। तो उसका फिर स्टूडेंट होने से क्या मतलब है, जब वो रूल फॉलो ही नहीं कर रहा है? फिर वो खाली ड्रेस पहन के अगर आ भी जाता है तब भी तो वो स्टूडेंट कहलाने लायक नहीं कहेगा। स्टूडेंट होने के लिए रूल तो फॉलो करना पड़ेगा। अगर कोई पुलिस वाला है, पुलिस में भर्ती है, तो पुलिस के रूल्स नियम होते हैं, उनको तो फॉलो करेगा ना, नहीं करेगा तो हटा दिया जाएगा। क्यों? तो मेन मुद्दा होता है नियम। तो जो सदिश के नियम होते हैं अपने अलग नियम होते हैं, समझ गए, जोड़ घटाना वाले, उसको जो विद्युत धारा है वो फॉलो नहीं करती, इसलिए ये इसके पास डायरेक्शन होने के बावजूद भी ये एक अदिश राशि के श्रेणी में आ जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं यह क्योंकि यह सदिश नियमों का पालन नहीं करती नहीं करती है, सदिश नियमों का पालन नहीं करती है। ठीक, इसका सूत्र होता है विद्युत धारा बराबर पर आवेश प्रवाह, विद्युत धारा बराबर आवेश, या कहें तो प्रवाहित आवेश, प्रवाहित आवेश और बटे प्रवाहित आवेश बटे। ठीक, अब विद्युत धारा को तुमने आई से प्रदर्शित किया है, तो आई बराबर क्या बनेगा? आई बराबर बनेगा प्रवाहित आवेश को क्यू से लिखते हैं, क्यों? और समय अंतराल को हमने टी से लिखा, तो आई बराबर क्या बना? क्यू बटे टी। आई बराबर क्यू बटे टी बना। ठीक, तो इस फार्मूले से इसका मात्रक भी बन जाता है, इसी फार्मूले से भाई क्यू का मात्रक बटे टी का मात्रक, ये तो होगा। अब क्यू का मात्रक होता है कूलाम, कूलाम, और टी का मात्रक होता है सेकेंड, तो बन जाएगा कूलाम प्रति सेकेंड। अब कूलाम प्रति सेकेंड को हम एम्पियर भी कहते हैं, तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर भी होता है, और एम्पियर को हम कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। और एक चीज यहाँ पे और लिख लो कि जैसे इस सूत्र में अगर एक कूलाम आवेश को 1 सेकेंड में प्रवाहित किया जा रहा हो, यानी क्यू का मान अगर 1 हो जाए, टी का भी मान 1 हो जाए, तो बताओ उसमें धारा कितनी बहेगी? 1 एम्पियर। तो इससे हम 1 एम्पियर की भी परिभाषा कह सकते हैं। यदि किसी चालक तार में 1 कूलाम आवेश 1 सेकेंड में प्रवाहित हो रहा हो, मतलब हर सेकंड 1 कूलाम आवेश गुजर रहा है, समझ रहे हो कि नहीं? जैसे एक चालक तार ऐसा है इस तरीके का, और तुमको यहाँ पे बिठा दिया जाए, ऐसे बिठा दिया जाए, यहाँ पे बैठे हो, और फिर यहाँ चेक करो, यहाँ से जो आवेश गुजर रहे हैं वो 1 सेकेंड में कितने हैं, तो तुम देख पा रहे हो कि 1 कूलाम, हर सेकंड 1 कूलाम, तो तुम क्या कहोगे कि इस तार में 1 एम्पियर धारा बह रही है, ये तो कहोगे। तो इस बात को लिखने के लिए भी हम 1 एम्पियर की परिभाषा ऐसे दे सकते हैं, इस तरीके से। तो यहाँ से लिखो, ऐसे तीर बनाओ, लिखो यदि यदि किसी यदि किसी चालक में यदि किसी चालक में 1 कूलाम आवेश 1 कूलाम आवेश प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहा हो, तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का मान कितना होगा? 1 एम्पियर ना। विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होता है। यहाँ से 1 एम्पियर की परिभाषा भी निकल के आ गई। ठीक, एक अब हेडिंग बनाओ विद्युत धारा की दिशा, हेडिंग बनाओ विद्युत धारा की दिशा। हेडिंग बनाओ विद्युत धारा की दिशा, विद्युत
धारा की दिशा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। धारा की जो दिशा होती है ना, यहाँ पे लिखो विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा। सब लोग बोर्ड पे देखो, मेरी बात सुनो। विद्युत धारा की जो दिशा होती है ना, वो किसी चालक में उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ होती है। जैसे हम जब धारा की दिशा को समझते हैं, या वैज्ञानिक लोग जब धारा की दिशा को समझने की कोशिश कर रहे थे और दूसरे को जब बताना चाहते थे, तो कोई भी चीज को बताना होता है और समझना होता है तो एक एग्जाम्पल दिया जाता है। जब एग्जाम्पल हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते तो अच्छे से समझ में आ जाता है। तो धारा की दिशा को समझने के लिए एग्जाम्पल दिया जाता था। जैसे पानी है, तो पानी को अगर हम ऊंचाई से रखें पाइप में, एक सिरे को ऊंचाई पे रखें, एक दूसरे सिरे को नीचे पे रखें, तो पानी हमेशा ऊंचे से नीचे की तरफ बहेगा, है ना। पानी का जो फ्लो होगा वो हमेशा, जब पानी बहता है ना, तो ऊपर से नीचे की तरफ बहता है। तो ऐसे ही धारा भी बहती है, उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ। अच्छा, उच्च विभव क्या होता है? उच्च विभव किसको कहते हैं? जो जिसका पॉजिटिव चार्ज जहाँ ज्यादा होगा वही तो उच्च विभव होगा, नेगेटिव चार्ज जहाँ कम होगा वहां पे निम्न विभव होगा, है कि नहीं। तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ से निगेटिव चार्ज की तरफ धारा बहती है। कहने का मतलब यही तो हुआ, किसी चालक कार में अगर एक सिरा पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव है, तो धारा किधर बहेगी? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बहेगी, क्योंकि पॉजिटिव वाला ही तो उच्च विभव होगा। लेकिन जो एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, एक्चुअल में जो धारा हो, एक्चुअल में बहता कौन है तार में? अगर इसके अंदर धारा बहे तो उसमें एक्चुअल में कौन बह रहा है? एक्चुअल में तो फ्री इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन तो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, और हम कह रहे हैं धारा इधर की तरफ बह रही है। ऐसा क्यों? तो जो इलेक्ट्रॉन रियल में इधर की तरफ जा रहे हैं वो एक्चुअल धारा है। इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, जैसे ये तार है, इस तार में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, इस बात को समझो ध्यान से। ये इलेक्ट्रॉन है और इधर है पॉजिटिव चार्ज और इधर है नेगेटिव, यानी कि ये उच्च विभव है, निम्न विभव है। तो इन इलेक्ट्रॉनों को कहाँ जाना पड़ेगा? इधर की तरफ ना। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह तो इस डायरेक्शन में होगा, इस दिशा में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा, है ना। अब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जब इस दिशा में होगा तो हम कहेंगे जो इलेक्ट्रॉनिक धारा है, यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे तो ये भी तो अपनी धारा बनाएंगे, करंट बनाएंगे। जैसे हमारे नदी तालाब में पानी बहता है, तो उसको भी तो धारा ही कहते हो, और क्या कहते हो? जिधर पानी बह रहा तो कहते हो धारा की दिशा वही है, कहते हो कि नहीं कहते हो? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जाएंगे ना, तो ये भी तो अपने करंट बनाएंगे, धारा बनाएंगे। तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट, समझ गए? इलेक्ट्रॉनिक करंट कहेंगे। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक करंट है। इधर इलेक्ट्रॉनिक करंट की दिशा क्या है? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, समझ गए। लेकिन लेकिन अध्ययन की सुविधा के लिए हम बार बार कहते हैं ना कि धारा की दिशा उच्च विभव से निम्न विभव होती है, तो इसलिए इधर की तरफ जो धारा मानी जाती है उसको कहते हैं कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट। और इसी को माना जाता है, यही आई है, इसी को पढ़ा जाता है। आई बात समझ में? कन्वेंशनल करंट हम पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट नहीं पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि कन्वेंशनल करंट जो है वो हमारे आइडियाज में फिट बैठता है कि उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ, समझ गए। भले ही पानी नीचे से ऊपर जा रहा हो, लेकिन ये हमको समझने में मदद मिलती है कि पानी हमेशा ऊपर से नीचे बहता है। उसी तरीके से धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ बहती है। तो जो बहने वाली धारा है उस धारा को हम क्या कहने लगते हैं? कन्वेंशनल करंट। तो ये कन्वेंशनल करंट है और ये इलेक्ट्रॉनिक करंट है। समझ में आई बात? तो बताओ धारा की दिशा क्या होगी? उच्च विभव से निम्न होगी। लिखना है हमको, विद्युत धारा की दिशा किसी चालक में उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। एक तो ये बात हो गई, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या विद्युत धारा की दिशा, या विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा। अब हमने भी जो ये मैंने तार बनाया था, तो इसमें जो
वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया तो उसकी दिशा क्या थी, अगर यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव, जब देखो सब लोग बोर्ड पे, वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, यही तो होगी, ये है वैद्युत क्षेत्र की दिशा, अगर ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी। तो धारा बहेगी किस तरफ, धारा भी इसी दिशा में बहेगी, इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जाएंगे। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि विद्युत धारा की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है, कह सकते नहीं कह सकते। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, विद्युत धारा की दिशा किसी चालक तार में, किसी चालक में वैद्युत वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र दिशा में होती है, ठीक। और इसको हम कैसे कह सकते हैं, या मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा में, ये भी तो कह सकते हो, विपरीत दिशा में, बोलो, या धन आवेश के प्रवाह की दिशा में। अगर कहीं पे धनावेश प्रवाहित हो रहा तो उसी दिशा में धारा बहेगी, ठीक है, समझ गए, धनावेश के प्रवाह की दिशा में। तो ये इस तरीके, इतने तरीके से बताई जाती है धारा की दिशा, तो सारी चीजें पता होनी चाहिए। धारा को ऐसे तीर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं तरीके से। यहाँ पे इस वाले तार में, इस वाले चालक तार में धारा बह रही 2 एम्पियर, उसकी दिशा में बह रही है, मान लिया इस दिशा में बह रही, 2 एम्पियर धारा बह रही, ठीक, एम्पियर धारा बह रही, इस डायरेक्शन में बह रही। जब ये दोनों धाराएं यहाँ पे पहुंचेंगी तो ये बीजगणितीय नियम के पालन के करते हुए आपस में जुड़ जाएगी, बहुत अनुसार, आप समझ रहे हो, ऐसा जानते हो क्यों होता है, क्योंकि यहाँ धारा इधर की तरफ आ रही है, इसका मतलब इधर की तरफ से आवेश आ रहा है, तो जितना जो इधर आवेश कम जाएगा इधर ज्यादा जाएगा, तो 3 एम्पियर धारा इसमें है और 2 एम्पियर धारा इसमें है। ऐसा तो है नहीं कि कुछ आवेश यहाँ रह जाएगा, आवेश रुक थोड़े जाएगा, आवेश कभी खत्म थोड़े हो जाएगा, ना कहीं आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो जब आवेश कहीं ना गायब होगा ना खत्म होगा तो यहाँ से आवेश स्प्लिट कर जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं, स्प्लिट मतलब बट जाएगा बराबर, मतलब यहाँ अगर यहाँ 2 एम्पियर है तो यहाँ पे आवेश थोड़ा सा कम जाएगा और यहाँ 3 एम्पियर तो यहाँ थोड़ा ज्यादा जाएगा, लेकिन दोनों का टोटल योग इधर की तरफ आने वाले आवेश के बराबर होगा। तो इसी तरीके से धारा भी उसी हिसाब से बढ़ जाएगी, अगर 5 एम्पियर धारा है तो 2 एम्पियर यहाँ और 3 एम्पियर यहाँ। तो ये बीजगणितीय योग का नियम का पालन हो रहा है, न कि सदिश योग के नियम का पालन हो रहा है, इसलिए धारा एक अदिश राशि है, समझ गए। ये चित्र बनाओ। अभी मैंने बताया कि जो चालक होते हैं, चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन यही तो है, और धारा कब बहती है, जब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी एक पार्टिकुलर दिशा में प्रवाहित होता है तभी तो धारा बहते है। अच्छा, जब नहीं प्रवाहित होते तो क्या बिल्कुल स्थिर होते हैं इलेक्ट्रॉन, तब भी तो स्थिर नहीं होता है, तब भी इधर उधर मूव करते रहते हैं, क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, तो तब जब मूव करते हैं तो तब भी तो धारा बह सकती है। जैसे हमारे पास ये चालक तार है, समझ गए, इसके सिरों पर मैंने विभवांतर नहीं लगाया, तो क्या इसके अंदर उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन वो चुपचाप बैठे हैं क्या, नहीं बैठे ना, वो भी तो गति कर रहे होंगे, तब भी गति कर रहे होंगे, बोलो। तो क्या उसकी वजह से धारा नहीं बनी होगी, बनी होगी कि नहीं बनी होगी, बनी होगी, तो फिर क्यों नहीं बहती धारा, तब तो इसको छूने से करंट नहीं लगता है, तब तो इसमें कोई धारा नहीं प्रवाहित हो, धारा का मान 0 क्यों कहते हैं। तो इसके पीछे का क्या लॉजिक है, क्या कारण, इसके पीछे बताएं क्या कारण। इलेक्ट्रॉनों की जो गति होती है ना वो होती है यादृच्छिक, रैंडम। इस समय कब, जब इसके सिरों पर विभवांतर नहीं लगाया जाता है तब जो इलेक्ट्रॉनों वाली गति होती है वो रैंडम होती है, रैंडम। रैंडम मोशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कहीं भी जा सकता है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, और इसकी वजह इस एक इलेक्ट्रॉन की गति की वजह से धारा बन रही होगी ना, वही उसमें उपस्थित दूसरा इलेक्ट्रॉन उसको कैंसिल कर रहा होगा,
जैसे एक इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कहीं पर इधर भी जा रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो बहुत ज्यादा होगी ना, अरबों की संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं छोटे से टुकड़े में। अगर कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो उसी समय दूसरा इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, उसके जस्ट विपरीत दिशा में। अगर कोई इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा होगा तो उसी समय दूसरा इलेक्ट्रॉन कोई ऊपर जा रहा होगा। तो इस प्रकार सभी इलेक्ट्रॉनों की जो औसत वेग है जीरो हो जाता है। औसत वेग क्या हो जाता है? जीरो। और जब औसत वेग जीरो से ज्यादा हो जाता है तब धारा बहना शुरू हो जाता है, तब धारा का मान जीरो से ज्यादा हो जाता है। लेकिन जब करंट के सिरों पर विभवांतर नहीं लगता है तो इनके अंदर गति तो होती है, लेकिन वो यादृच्छिक गति होती है, रैंडम गति होती है, रैंडम मोशन होता है। इसकी वजह से इनका जो औसत वेग है टोटल, वो क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। इसकी वजह से इसमें धारा का मान जीरो ही रहता है। बात समझ में आई? इस तरीके के काउंटर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं प्रैक्टिकल में, या कोई भी पूछ सकता है, एग्जाम में भी आ सकता है कि क्या कारण है कि चालक तार में इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं फिर भी धारा नहीं बहती है, ऐसा क्या कारण है? इसका कारण क्या है? जिसमें यादृच्छिक गति कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन, और उनका जो कुल औसत वेग है वो जीरो होता है, इसकी वजह से धारा का मान जीरो होता है। ठीक।